Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will study chapter number 6, that is security, copyright and the law. और जो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे उनमें है हमारे पास है सिक्योरिटी सिस्टम एंड टेक्निक्स, वायरस, इट्स टाइप्स एंड कॉजेस, एंटीवायरस, हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट वायरसेस, डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वायलेशंस, सिक्योरिटी थ्रेट एंड देयर सॉल्यूशंस। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, इंश्योरिंग प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, इम्पोर्टेंट प्राइवेसी एक्ट्स, पासवर्ड्स एंड एट द एंड वी विल स्टडी कॉपीराइट एक्ट। कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को और आपके डाटा को इंटेंशनल या एक्सीडेंटल डैमेज से या फिर अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम 4 टेक्निक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास व्हाट यू हैव है कि आप कंप्यूटर की एक्सेस के लिए कोई चीज़ जो है वो डिस्प्ले करते हैं और डिस्प्ले करने के बाद आपको कंप्यूटर की एक्सेस दे दी जाती है। उनमें हमारे पास कोई की हो सकती है, कोई बैज हो सकता है, कोई टोकन हो सकता है या फिर कोई कार्ड हो सकता है। सिमिलरली व्हाट यू नो के अंदर आपके पास कोई एक इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या एंटर करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपको कंप्यूटर की एक्सेस दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई यूज़र आईडी एंटर करते हैं, कोई पासवर्ड एंटर करते हैं या फिर कोई स्पेशल नंबर्स वगैरह एंटर करते हैं। थर्ड टेक्निक हमारे पास व्हाट यू डू की है कि आप कोई एक सर्टन टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके बेस के ऊपर आपको कंप्यूटर की एक्सेस दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई सिग्नेचर वगैरह करते हैं। फोर्थ टेक्निक हमारे पास व्हाट यू आर है, जिसके अंदर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं और वो आइडेंटिफिकेशन आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होती है। आपके वो मीन्स ऑफ जिनके थ्रू आप बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं वो आपके बायोमेट्रिक्स कहलाते हैं। और बायोमेट्रिक्स के अंदर आपके पास आई रेटिना, वॉइस रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट्स वगैरह आते हैं। वायरस, ये आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दूसरे प्रोग्राम्स की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब करता है। ये अपने आप को बाकी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स के साथ अटैच कर लेता है और अटैच करने के बाद उनको मॉडिफाई कर देता है। ये डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है एक फाइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल वो उस फाइल को करप्ट कर सकता है या उस फाइल को डिलीट भी कर सकता है। वायरसेस जितने भी हैं ये हार्डवेयर के ऊपर इफेक्ट नहीं होते। इसके अलावा वायरसेस जो हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पासवर्ड को, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स को और बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। एंटीवायरस, ये एक प्रोग्राम है जो कि वायरसेस को डिटेक्ट और उनको रिमूव करने के अंदर इस्तेमाल होता है। ये वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए वायरस सिग्नेचर फाइल्स को इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम वायरस डेफिनेशन फाइल्स भी बोलते हैं। ये आपकी ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आपके जितने भी लेटेस्ट वायरसेस होते हैं उन सारे वायरसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हमें अपने एंटीवायरसेस को रेगुलरली अपडेट भी करना चाहिए। ये यूज़र को वायरसेस के बारे में अलर्ट करते रहते हैं। सिमिलरली अगर ये कोई वायरस डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये उसको क्वारंटाइन के अंदर सेंड कर देते हैं, जहाँ पे उस वायरस को यूजलेस बनाया जा सकता है। एंटीवायरस के एग्जांपल्स में हमारे पास नॉर्टन है, अवास्ट है, अवीरा है, पांडा है, डॉक्टर सोलोमन है, एवीजी है, मैकेफे है, नोड 32 है और कैस्परस्काई वगैरह। कॉजेज ऑफ वायरस, वायरस जिन जिन तरीक़ों से स्प्रेड कर सकता है उनमें हमारे पास ईमेल है। ईमेल में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इन्फेक्टेड अटैचमेंट है, आप वो अटैचमेंट डाउनलोड करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो आपका वायरस है वो स्प्रेड हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास नेटवर्क से इंटरनेट है। आप कोई एक ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जिसके अंदर कोई वायरस होता है, उसके अलावा इंटरनेट में इंटरनेट बॉट्स की मदद से आपका वायरस जो है वो स्प्रेड करता है और आप कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करें जो इन्फेक्टेड हो और उसको आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वायरस आपके कंप्यूटर में स्प्रेड कर जाएगा। थर्ड कॉज हमारे पास रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है, जिसके अंदर आप यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क को इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं। जब आप इन्फेक्टेड फाइल्स को ओपन करेंगे तो वायरस स्प्रेड कर जाएगा। फोर्थ कॉज हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। आप पायरेटेड या अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उनके अंदर कोई एक ऐसी की है जो आपके वायरसेस को एक्टिवेट कर देती है। जैसे वायरस एक्टिवेट होगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वायरसेस, इनमें सबसे पहले हमारे पास बूट सेक्टर वायरस है। ये आपके बूट सेक्टर प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है और ये हमेशा .exe, .dll या .com की जितनी भी फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। आपका पहला सेक्टर हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर कहलाता है और उसके अंदर जो आप प्रोग्राम स्टोर करते हैं वो आपका बूट सेक्टर प्रोग्राम कहलाता है। उसके बाद सेकंड टाइप कर्नोबल वायरस की है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल या आपकी पार्टीशन इन्फॉर्मेशन जो उसको डिलीट करता है। थर्ड टाइप हमारे पास लॉजिक वॉर्म की है। ये उस टाइम एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कोई लॉजिकल कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। नॉर्मली ये कोई एक सर्टन डेट या टाइम के ऊपर एक्ट करता है।
मिचेलेंगलो वायरस जो है वो लॉजिक बॉम्ब की एग्जांपल है। उसके बाद 4 टाइप हमारे पास वर्म की है जो कि ऑटोमेटिकली स्प्रेड करता है और इनको स्प्रेड करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। ये अपने आप को यूजफुल प्रोग्राम के अंदर हाइड करते हैं और वो यूजफुल प्रोग्राम नॉर्मली आपकी गेम्स वगैरह हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास फॉर्मेट सी का वायरस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेड ऑफ वायरस की है जो कि एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है और इसको विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव कंपोनेंट एक्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बाद ये फोल्डर्स डॉट एच टी को लोकेट करता है। फोल्डर्स डॉट एच टी को लोकेट करने के बाद ये उस फाइल को इन्फेक्ट कर देगा। उसके बाद एमसीक्यू है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ वायरस एक्सेप्ट। ऑप्शन अल्फा के अंदर है फिंगरप्रिंट्स, ऑप्शन बीटा के अंदर है नेटवर्क, ऑप्शन चार्ली के अंदर है ईमेल, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमें बताया गया है कि इनमें से जो तमाम गिवन ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे कॉजेज ऑफ वायरस हैं एक्सेप्ट। इट मीन्स कि उनमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि कॉज ऑफ वायरस नहीं है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास कॉजेज ऑफ वायरस में एक ईमेल आती है, दूसरा इंटरनेट या कोई भी नेटवर्क हो, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया और पायरेटेड सॉफ्टवेयर आता है। इन चारों में से 3 ऑप्शन हैं दैट इज बीटा नेटवर्क, चार्ली ईमेल और डाटा रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, ये तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। और अल्फा जो है, अल्फा आपका फिंगरप्रिंट है जो कि बायोमेट्रिक्स के अंदर आता है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और वो और बजाय इसके कि वो वायरस को स्प्रेड करे वो वायरस को रोकता है। दैट्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो अल्फा होगा दैट इज फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉलोइंग इज द बायोमेट्रिक टेक्निक। ऑप्शन अल्फा के अंदर है कार्ड, ऑप्शन बीटा के अंदर है पासवर्ड, ऑप्शन चार्ली के अंदर है फेस रिकग्निशन, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है सिग्नेचर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से फॉलोइंग जो है वो एक बायोमेट्रिक टेक्निक है। बायोमेट्रिक एक्चुअली आपके वो मीन्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म करते हैं और बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स आते हैं, आपके फेशियल रिकग्निशन आती है, आपकी वॉइस रिकग्निशन आती है और आपकी आई रेटिना आती है। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास फेस रिकग्निशन जो है वो बायोमेट्रिक टेक्निक के अंदर इस्तेमाल होती है, तो इट मीन हमारा करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस। ऑप्शन अल्फा के अंदर है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बीटा के अंदर है वर्म, ऑप्शन चार्ली के अंदर है बूट सेक्टर, जबकि डेल्टा के अंदर है लॉजिक बॉम्ब। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा है जो वायरस नहीं है। अगर हम अपने कोर्स के अंदर लिस्टेड कंप्यूटर वायरसेस को देखें तो इनमें हमारे पास एक बूट सेक्टर वायरस है, एक लॉजिक बॉम्ब है, रेड लॉफ है, चेरनोबिल है, ट्रोजन हॉर्स है और वर्म है। और अगर इन चारों ऑप्शंस को हम कंपेयर करें इन लिस्टेड वायरसेस के साथ तो उसमें हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। एक्चुअली बूट सेक्टर जो है आपके हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर होता है वो आपका बूट सेक्टर कहलाता है और इसके अंदर जो प्रोग्राम स्टोर हुआ होगा वो बूट सेक्टर प्रोग्राम होगा। तो बूट सेक्टर वायरस जो है वो एक्चुअली आपके बूट सेक्टर प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है और बूट सेक्टर जो है इटसेल्फ एक वायरस नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली निकलता है दैट इज बूट सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट एंटीवायरस। ऑप्शन अल्फा के अंदर है डिटेक्ट्स वायरसेस, ऑप्शन बीटा के अंदर है रिमूव्स वायरसेस, ऑप्शन चार्ली के अंदर है मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि एंटीवायरस के हवाले से क्या चीज़ ट्रू है। जैसे कि हमें मालूम है कि एंटीवायरस जो है वो वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उनको रिमूव भी करता है और इसको हमें रेगुलरली अपडेट भी करना चाहिए। रेगुलरली अपडेट करने का मकसद ये है कि जितने भी लेटेस्ट वायरसेस होंगे आपका एंटीवायरस उन तमाम को डिटेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डेल्टा होगा दैट इज ऑल ऑफ दिस। हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरसेस। अपने कंप्यूटर को वायरसेस से सेफ रखने के लिए हमारे पास जो जो टेक्निक्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है कि आप अपडेटेड एंटीवायरसेस को इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने से पहले उसको स्कैन कर लें। किसी भी अननोन ईमेल को ओपन ना करें क्योंकि ईमेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स अवेलेबल होती हैं और आपको कोई नहीं पता कि आपकी उस पर्टिकुलर अटैचमेंट के अंदर कोई इन्फेक्टेड फाइल हो या ना हो। इसके अलावा आप अपने रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया का और इंटरनेट का जो यूज़ है उसको मिनिमाइज़ करें। उसके अलावा आप रेगुलरली अपने जितना भी डाटा उसका बैकअप लेते रहें सो दैट कि अगर आपका डाटा जो है वो करप्ट या लॉस हो जाता है तो आपका जो बैकअप है बैकअप में एक्चुअली आप अपने डाटा की एडिशनल कॉपी लेते हैं तो आप उस कॉपी को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को दोबारा से रिकवर कर सकें। उसके अलावा आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मत करें और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जिन्हें हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं उनको इस्तेमाल ना करें।
डाटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा जो है ये एक्चुअली डाटा सिक्योरिटी कहलाती है। हमें अपने डाटा को सिक्योर करना चाहिए और उसको सिक्योर करने के डिफरेंट रीजंस हमारे पास अवेलेबल हैं। उसका रीज़न ये है कि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल एसेट होता है और ये हार्डवेयर से भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी हो, वो अपने कस्टमर्स का डाटा जो है उसको ऑनलाइन करती है, और अगर वो अपने डाटा को ऑनलाइन सिक्योर नहीं करेगी तो उसके सारे कस्टमर्स का डाटा जो है वो लीक आउट हो सकता है और उनका जो पैसा है वो कोई दूसरा पर्सन अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिमिलरली आपके पास कोई एक यूनिवर्सिटी है, वो आपके रिजल्ट्स को ऑनलाइन कर सकती है, और अगर रिजल्ट्स को हम ऑनलाइन सिक्योर नहीं करते तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है तमाम रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। सिमिलरली एक बैंक जो है वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और अगर सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता तो आपके फंड्स जो हैं वो इलीगल पर्सनस को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सिक्योरिटी वॉलेशंस, सिक्योरिटी को किन किन तरीक़ों से वॉलेट किया जा सकता है, आइए अब उनको देखते हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है, वो कंप्यूटर रूम की एक्सेस ले लेता है और उसमें जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो स्टोर हुई है, उन तमाम स्टोरेज डिवाइसेस को वो लेके भाग सकता है। सिमिलरली कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है और किसी के बैंक अकाउंट में से अपने अकाउंट के अंदर भारी रकम जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। सिमिलरली कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस कर सकता है और इसको किसी दूसरे बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिमिलरली कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके ऑनलाइन मेल सर्वर को एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करने के बाद वो डिफरेंट पर्सन्स के ईमेल मैसेजेस को देखेगा और देखने के बाद आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगा वो। सिमिलरली कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके ऐसे कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल कोई सर्वर है, उसको इतनी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करे अपनी सर्विसेज के लिए कि वो बाकी जितने भी ऑथराइज यूज़र्स हैं उन तमाम यूज़र्स के लिए वो अनअवेलेबल हो जाए। ये सिचुएशन जो है एक्चुअली डिनायल ऑफ सर्विस सिचुएशन कहलाती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स, हमारे डाटा को दो तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं जिनमें हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट्स है। फॉर एग्जांपल आपका कोई हैकर है, हैकर किसी भी पर्सन का डाटा इंटेंशनली एक्सेस करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा या उसको करप्ट कर देगा। सिमिलरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एंग्री एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय क्या करता है कि जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास अनइंटेंशनल थ्रेट की है, जिनमें कोई भी ऑथराइज पर्सन है वो कोई भी डाटा गलती से डिलीट कर सकता है। सिमिलरली कोई टेक्निकल या पावर फेलियर का इशू जो है ये भी आपके अनइंटेंशनल थ्रेट्स के अंदर आते हैं। सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी थ्रेट्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें हमारे पास ये है कि हम यूज़र राइट्स को इनेबल करें, उसके अलावा पीरियोडिक बैकअप्स को लेना स्टार्ट कर दें, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज़ करें, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करें, और इसके अलावा एंटीवायरसेस को और लॉकर रूम्स को इस्तेमाल करें। उसके बाद एमसीक्यू है, अ पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, ऑप्शन अल्फा के अंदर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन बीटा के अंदर है क्रैकर, ऑप्शन चार्ली के अंदर है हैकर, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है प्रोग्रामर। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि वो पर्सन जो कंप्यूटर सिस्टम की इलीगल एक्सेस को गेन कर लेता है वो पर्सन क्या कहलाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास हैकर है, क्योंकि हैकर वो पर्सन होता है जो किसी भी कंप्यूटर की इलीगल एक्सेस को गेन करता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपका वो पर्सन है जो नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करता है। क्रैकर वो पर्सन होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करता है और उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम जो है वो परफॉर्म करता है। प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस को लिखता है। तो इन तमाम में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली है, दैट इज हैकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स आर, ऑप्शन अल्फा के अंदर है 1, ऑप्शन बीटा के अंदर है 2, ऑप्शन चार्ली में 3 है, जबकि डेल्टा ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो हमें पता है कि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स की दो टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट्स हैं और अनइंटेंशनल थ्रेट्स आती हैं। इंटेंशनल थ्रेट्स के अंदर आपका कोई भी हैकर या एंग्री एम्प्लॉय आता है, और अनइंटेंशनल थ्रेट्स के अंदर आपका कोई भी ऑथराइज पर्सन हो सकता है, कोई पावर फेलियर या फिर कोई टेक्निकल फेलियर जो है वो आपका अनइंटेंशनल थ्रेट के अंदर आता है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर निकलता है बीटा, दैट इज 2। डाटा प्रोटेक्शन, आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने पर्सनल डाटा को हाइड करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा प्रोटेक्शन कहलाता है। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि किसी का जो पर्सनल डाटा है वो मिसयूज़ नहीं हो सकता, और उसके अलावा अगर डाटा को शेयर करना भी है तो वो किसी न किसी
لیگل پرپز کے لیے شیئر ہو سکتا ہے اور وہ بھی آفٹر پرمیشنز. پرائیویسی کسی بھی پرسن کا وہ رائٹ کہ وہ اپنی پرسنل انفارمیشن کو دوسروں کی ایکسس سے دور رکھے پرائیویسی کہلاتا. یہ ایک پرسن کا وہ رائٹ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کی وہ آرگنائزیشن جس آرگنائزیشن نے اس کا ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے اس سے کسی بھی ٹائم اپلیکیشن سبمٹ کروانے کے بعد اپنے ڈاٹا کو ویو کرے. اور اگر اس آرگنائزیشن نے اس کے ڈاٹا کو اس کی پرمیشن کے بغیر ہی ڈسکلوز کیا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ کمپنسیشن کو کلیم کر سکتا ہے. انشورنگ پرائیویسی پرائیویسی کو انشور کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈاٹا جو ہے اس کو شیئر کرنا بھی ہے تو شیئر کسی لیگل پرپز کے لیے کیا جانا چاہیے اور وہ بھی آفٹر سرٹن پرمیشنز. اس کے علاوہ آرگنائزیشن کا کوئی ورکر جو ہے اس کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرسنل انفارمیشن کو کسی دوسرے پرسن کے ساتھ ڈسکلوز کرے. سملرلی جو بھی پرسنل انفارمیشن ہے وہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اس کی جو سیکیورٹی ہے یا پرائیویسی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈیٹا پروٹیکشن لیجسلیشنز آپ کے وہ لاز جو ڈیٹا کی پروٹیکشن کو انشور کرتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن لیجسلیشن کہلاتے ہیں. پرنسپلز آف ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ یہ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر آپ کا پرسنل ڈاٹا جو ہے وہ obtain کر رہی ہے تو وہ اس کے پرپز کو کلیئرلی ڈیفائن کرے کہ وہ کس مقصد کے لیے آپ کا ڈاٹا کلیکٹ کر رہی ہے. اور جس پرسن کے بارے میں یا جس انڈیویجول کے بارے میں ڈاٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو انفارم کرنا چاہیے کہ جو آرگنائزیشن ہے یا انڈیویجول ہے وہ پرسن کون ہے جو کہ اس کا ڈاٹا کلیکٹ کر رہا ہے. امپورٹنٹ پرائیویسی ایکٹس جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس 1980 کا پرائیویسی ایکٹ آتا ہے جو کہ اس چیز کو ریفر کرتا ہے کہ ایجنٹس آف فیڈرل گورنمنٹ آر ناٹ الاؤڈ فرام میکنگ ان اناؤنس سرچز آف پریس آفس. اس کے بعد 1984 کا کیبل کمیونیکیشن پالیسی ایکٹ ہے جو کہ کیبل کمپنیز کو اپنے کسٹمرز کی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے اور شیئر کرنے سے ریسٹرکٹ کرتا. یہ کمپیوٹر کے اوپر انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے پہلا لیجسلیشن اناؤنس کیا گیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایکٹ ہے 1987 کا کمپیوٹر سیکیورٹی ایکٹ اینڈ اٹ میکس ایکشن دیٹ افیکٹ دا کمپیوٹر سیکیورٹی فائلز اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن انلیگل. اس کے بعد نیکسٹ ایکٹ ہے ہمارے پاس 1988 کا ویڈیو پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ اینڈ اٹ پریونٹس دا ڈسکلوجر آف پرسنز ویڈیو رینٹل ریکارڈز وداؤٹ اے کورٹ آرڈر. اس کے بعد ففتھ پہ ہے ہمارے پاس میچنگ پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ آف 1988. It prevents the government from comparing certain records to find a match. اس کے بعد نیکسٹ ایکٹ ہے کمپیوٹر مس یوز ایکٹ 1990 اور اس لیجسلیشن کے اندر ہمارے پاس 3 کی اوفینسز ہے جن میں سب سے پہلے ہے ان اتھرائزڈ ایکسیس ٹو کمپیوٹر مٹیریل, دوسرا ہے ان اتھرائزڈ ٹو کمٹ اور فیسیلیٹیٹ اوفینس اور تھرڈ ہے ان اتھرائزڈ ماڈیفکیشن آف کمپیوٹر مٹیریل. پاسورڈ یہ ایک سیکرٹ کوڈ ہوتا ہے جو کنسسٹ کرتا ہے ڈفرنٹ ٹائپ آف ورڈز, نمبرز اور ان کے کمبینیشن کے اوپر. یہ ڈاٹا کو لاس ہونے سے پروٹیکٹ کرتا ہے سو دیٹ کہ آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ کسی بھی انلیگل پرسن کے تھرو ڈیلیٹ یا مس یوز نہ ہو سکے. کاپی رائٹ اٹ از این ایکسکلوسیو رائٹ ٹو یوز اے کریٹو ورک اور الاؤ سم ون ایلس ٹو ڈو سو. کاپی رائٹ ایکٹ ہے جو کہ 1976 کے اندر ڈیولپ کیا گیا اور اکارڈنگ ٹو دس جو سافٹ ویئر پائریسی ہے وہ ایک پنشیبل کرائم ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے کسی پرسن کی ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے اور اس کو بڑی محنت اور بڑے پیسے سے کریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کوشچن ہے ہمارے پاس A secret word or numbers to be typed in on a keyboard before any activity can take place are called. آپشن الفا کے اندر ہے بایومیٹرک ڈیٹا, آپشن بیٹا کے اندر ہے ڈیٹا انکرپشن, آپشن بیٹا کے اندر ہے ڈیٹا انکرپشن, آپشن چارلی کے اندر ہے پاسورڈ جبکہ آپشن ڈیلٹا کے اندر ہے پرائیویٹ ورڈ. کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا وہ سیکرٹ ورڈ یا وہ نمبر جو کہ ہم ٹائپ کرتے ہیں کی بورڈ کے اوپر کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے پہلے تو وہ کیا کہلاتا. تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے یہ آپ کا پاسورڈ ہے کیونکہ پاسورڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نمبر یا ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں کی بورڈ کے تھرو انٹر کرتے ہیں. اور جب بھی آپ پاسورڈ انٹر کریں گے تو پاسورڈ آپ کے اسٹار سمبل یا اسٹیرک سمبل کے ساتھ ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے دا ٹرانسلیشن آف ڈیٹا انٹو ا سیکرٹ کوڈ از کالڈ. آپشن الفا کے اندر ہے پاسورڈ, آپشن بیٹا کے اندر ہے انکرپشن, آپشن چارلی کے اندر ہے بیک اپ جبکہ ڈیلٹا کے اندر ہے نن آف دیز. کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ دا ٹرانسلیشن آف ڈیٹا انٹو ا سیکرٹ کوڈ.
تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس انکرپشن ہے، کیونکہ انکرپشن ہی وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو سیکرٹ کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ پاسورڈ تو آپ کا وہ سیکرٹ نمبر ہوتا ہے جو کہ ورڈز اور نمبرز کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور اس کو ہم اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بیک اپ ایکچولی آپ کے ڈاٹا کی وہ ایڈیشنل کاپی ہوتی ہے جسے ہم ریکور کر سکتے ہیں ان کیس کہ آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کریکٹ آنسر جو ہے ہمارے پاس انکرپشن ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کمپیوٹر مس یوز ایکٹ واز امپلیمنٹڈ ان آپشن الفا کے اندر ہے 1980، آپشن بیٹا کے اندر ہے 1984، آپشن چارلی کے اندر ہے 1987، جبکہ ڈیلٹا آپشن کے اندر ہے 1990۔ اگر کوشچن کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ کمپیوٹر مس یوز ایکٹ واز امپلیمنٹڈ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پوچھا کہ وہ کس ایئر کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا، تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہمارے پاس ڈیلٹا ہے، دیٹ از 1990۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔